Hello everyone, hope you all are doing good. So today now we are going to discuss about the validity. तो देखिए जी स्टैटिक्स में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों ही टॉपिक हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये यूजीसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और उसी अकॉर्डिंग ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये नोट्स बनाए हैं बिकॉज इनके नोट्स मेरे पास ऑलरेडी नहीं थे पहले, तो मैंने उसी नेट के हिसाब से और आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से ये नोट्स बनाए हैं। आई होप आपके लिए यूज़फुल होंगे, टू द पॉइंट आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ कम्स द वैलिडिटी एंड इट्स टाइप्स। तो देखिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो चीज़ें होती हैं और दोनों में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिलायबल और वैलिड ये तो सेम ही चीज़ें लगती हैं, बट एक्चुअल में ये सेम होती नहीं है। तो देखिए एक होता है रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, और वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेट। तो दोनों में ही फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने बीम बैलेंस लिया, ठीक है, आपने क्या करना है, वेट नापना है उससे। तो देखिए वेट नापने के लिए आपने बीम बैलेंस लिया क्योंकि वेट नापने के लिए बीम बैलेंस ही यूज़ होता है, तो वो क्या हो गया रिलायबल कि आपने सही इंस्ट्रूमेंट लिया या सही टूल लिया, क्योंकि हम रिसर्च में टूल ही तो देखते हैं कि वो रिलायबल है या वैलिड है। तो वैसे ही बीम बैलेंस आपका क्या है, एक टूल है, तो आपने क्या है वेट मेजर करना है, तो मतलब वो टूल है, ठीक है, समझ आ गया, वो रिलायबल है, वो मतलब वो कंसिस्टेंट है कि हाँ अगर वेट नापना है तो बीम बैलेंस ही काम आएगा। बट उसकी जो सुई है, बीम बैलेंस की जो सुई है ना, वो 0.5 समथिंग से स्टार्ट हो रही है, जबकि उसको सीधा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब उसकी क्या है, जो सुई वो जो दिखा रही है ना, वो क्या है, गलत है, जिस वजह से वो रिलायबल तो है कि हाँ उसी के लिए ये यूज़ होगा, अगर वेट नापना है तो बीम बैलेंस यूज़ होगा, बट वो एक्यूरेट नहीं है, वो सुई सही नहीं दिखा रही, मतलब वो वैलिड नहीं होगी। आई होप इससे आपको समझ आ गया कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या फ़र्क है। नाउ वैलिडिटी इज़ अबाउट अप्रोप्रिएटनेस, करेक्टनेस एंड मीनिंगफुलनेस, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट आइडिया टू कंसीडर व्हेन प्रिपेयरिंग और सिलेक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो वैलिडिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देखो वैलिडिटी हो चाहे रिलायबिलिटी हो, रिसर्च वर्क करते हो, टूल्स आपने सिलेक्ट करने हैं, तो उस टाइम ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। रिलायबल तो हो जाएंगी जब आप रिसर्च करोगे कि हाँ ये टूल इससे काम आएगा, ये टूल इसके काम आएगा, बट इज़ इट वैलिड, क्या वो टूल सही है, क्या उसके टूल में जो एक्यूरेटनेस हमें देखने को मिली है, वो जो साइंस हैं, क्या वो सही है, तो वो वैलिडिटी होती है। इट मीन्स एक्यूरेटनेस ऑफ रिसर्च एज अ होल। तो देखिए अगर आपका टूल अच्छा होगा, रिलायबल तो है ही है, अगर वो वैलिड होगा तो आपकी रिसर्च खुद ब खुद बहुत अच्छी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल वही वेइंग मशीन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पे। तो वैलिडिटी कितनी तरह की होती है, एक होती है कंस्ट्रक्ट, एक होती है इन्फ्रेंस। याद रखना नेट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंस्ट्रक्ट वाले कौन से होते हैं और इन्फ्रेंस वाली वैलिडिटी कौन सी होती है, फर्दर पॉइंट्स। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वो होती है जिसको हम डायरेक्टली कभी भी मेजर नहीं कर सकते, होती मेजरमेंट के लिए है ये काम, बट इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट मेथड्स हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। इन्फ्रेंस क्या होती है, जब हमने सर्च करनी है, इन्फ्रेंस फर्दर इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप। एक्सटर्नल जब हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, कोई स्टडी करते हैं। इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस उसी को कहते हैं ना, जैसे आप कोई रिसर्च करना चाहते हो, आप सोचते हो कि हाँ ये मेथड है, ऐसा है वैसा है, तो आप उससे कंक्लूजन निकाल देते हो, एक वो होती है इन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया। जैसे कि ट्रांसलेशन होती है, क्राइटेरियन होती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जो ट्रांसलेशन है वो फर्दर फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी होती है, ठीक है। जो क्राइटेरियन होती है वो कंकरेंट, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेट। पहले आते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो अभी बताया कि इसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते या डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इन्फ्रेंस पे आते हैं। इन्फ्रेंस होता है वट एवर रिसर्च यू आर डूइंग, सीइंग, यू आर कंक्लूडिंग इट्स एज इन्फ्रेंस, ठीक है।
रिसर्च कर रहे हो, जो आप देख रहे हो कि हाँ ये हो रहा है, डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो, डायरीज में लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वट एवर इट इज़, तो आपने ये कंक्लूड किया कि ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, समझ रहे हो उस चीज़ को अच्छे से, तो अब आपने कंक्लूड कर दिया दैट येस दिस इज़ द टॉपिक, ये पॉइंट्स हैं, ये मुझे समझ आ गया, ये है आपका इन्फ्रेंस। ठीक है जी। तो जो इन्फ्रेंस वैलिडिटी होती है ना, वो दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या होता है, जो ऐसे आपको पता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सब चीज़ें ना कहीं आपको हाइपोथेसिस की याद दिलाएगी। हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस अभी आप रिसर्च वर्क भी आपका चल रहा होगा, मतलब सिनॉप्सिस प्रिपेयर करनी है, उसमें भी आपको दिया जाएगा कि हाँ कम से कम 2 वेरिएबल्स आपके रिसर्च में होने चाहिए, उस अकॉर्डिंग रिसर्च बनाओ। वो वेरिएबल्स 2 कौन से होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, मतलब जो कॉज है मेन, और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कहने का मतलब ये जो दोनों है, इंडिपेंडेंट मतलब जो मेन कॉज है उस चीज़ का, और जो उस चीज़ का इफेक्ट है वो है डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब जो आपका कॉज और इफेक्ट एक ही चीज़ है, जैसे आपका कॉज क्या है, एक्सरसाइज, इफेक्ट क्या है, फैटनेस, तो जो एक्सरसाइज है ज़्यादा करने से या कम करने से आपकी फैटनेस होगी, मतलब एक्सरसाइज क्या है, कॉज है, ठीक है, और इफेक्ट क्या होगा उसका, नहीं करोगे तो मोटे हो जाओगे, ये इफेक्ट हो गया। मतलब दोनों ही एक दूसरे से लिंक्ड है, एक्सरसाइज और फैटनेस। तो क्या हो गया, ये दोनों में क्या है, रिलेशन है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं कॉसेशन। ठीक है, अगर दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो उसको क्या बोलेंगे कि हम ये क्या है, इंटरनली वैलिडेटेड है। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी। आई होप समझ आ गया। जैसे कि आप हाइपोथेसिस वैल्यू चेक करते हो, आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, वैसे ही ये होती है इंटरनल वैलिडेशन। आई होप इतना क्लियर है आपको इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है। अब आते हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल मतलब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से थोड़े से लोग चूज़ किए, सैम्पल लिया, सैम्पलिंग भी पढ़ा होगा आपने, लास्ट टाइम नहीं किया था हमने सैम्पलिंग की बात, ठीक है, और फिर रिजल्ट और कंक्लूड करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस का इंजेक्शन आया था, हमें पता लग गया कि कोरोना आ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, सभी में कोरोना फैल रहा है। तो हमने क्या किया, जब हमने वो इंजेक्शन बनाना था, वो दवाई बनानी थी, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको कुछ लोगों पे ट्राई करके देखा। ठीक है, पॉपुलेशन में से कुछ लोग चूज़ किए, उन पे ट्राई की हमने वो दवाई। तो हमने सैंपल लिया सबका कि क्या ये इफ़ेक्ट सही है उनका, क्या ये दवाई सही है। फिर हमने रिज़ल्ट और कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये दवाई तो बिल्कुल सही है, ये इंजेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है अगर हमने कोरोना को भगाना है। तो हमने उसको बाद में क्या किया, लार्ज पॉपुलेशन पे कर दिया कि चलो जी अब तो हमारा हो गया। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा सैंपल लेके बाद में हम कंक्लूड करके रिज़ल्ट फिर से पॉपुलेशन को कर रहे हैं। मतलब if I am able to generalize my result on population then it can be externally valid. For example coronavirus। ठीक है जी, अगर मैं अपने रिज़ल्ट को पूरे पॉपुलेशन पर करके देखूंगी और रिज़ल्ट परफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है जी, इससे आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल में क्या होता है, आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट है, और दोनों में ही क्या परफेक्ट रिलेशन होना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं कि ये इंटरनल वैलिड है। देन एक्सटर्नल क्या होता है, जब आप लार्ज पॉपुलेशन पे होती है, बट पहले आप क्या करते हो, उसको छोटे पॉपुलेशन पे करोगे, फिर कुछ सैंपल लोगे, थोड़ा सा रिजल्ट और कंक्लूड करोगे, फिर फाइनली अपने रिजल्ट और कंक्लूजन को लार्ज पॉपुलेशन पे जनरलाइज करोगे, उसको क्या बोलेंगे हम कि येस इट इज़ एक्सटर्नली वैलिडेटेड। अब आते हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हमारी रहती थी, दैट इज़ फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होता है, इसको भी अब ध्यान से समझना। सो व्हाट इज़ फेस वैलिडिटी, कि आपको क्या मिला, जैसे कि ये रिपोर्ट कार्ड है, आपका रिजल्ट आया और यहाँ पे लिखा हुआ ए ग्रेड लिखा होता है ना, ये ए ग्रेड आया, बच्चा का बी ग्रेड आया, सी आया। तो जब वो रिपोर्ट कार्ड पे जो डिटेल है, फेस मतलब क्या होता है, जो हमें बाहर से देखने को मिलता है कि हमने देखा कि हाँ रिपोर्ट कार्ड पे क्या है, ए ग्रेड आया हुआ है, बट जबकि आपको पता है
साइड पे कई बार पहले रिपोर्ट कार्ड्स पे दिया होता था ए का मतलब ये है, वेरी गुड, बी का मतलब ये है, सी प्लस का ये है, ए प्लस का ये है, ठीक है। अभी क्या है, रिपोर्ट कार्ड पे, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के फेस पे, मतलब दिखावे के लिए उन्होंने क्या किया, ऊपर फेस मतलब जो हमें सामने दिखता है और हम उसी को सच मान लेते हैं, वो होती फेस वैलिडिटी। यस, मैंने ये चीज़ देखी तो वो वैलिड है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखी सामने थी, चलो जी वैलिड है, उसके ए ग्रेड आए हैं, ठीक है। अब आती है कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी मतलब आपको उस कंटेंट तक जाना है कि मतलब ए ग्रेड का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। आप चाहते हो कि मुझे कंटेंट तो पता लगे कम से कम कि ए का मतलब क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है। वो थी कंटेंट वैलिडिटी कि जो कंटेंट है आपका, ग्रेड्स की बात की है, क्या वो वैलिड है, क्या जो आप सोच रहे हो ए का मतलब ये है क्या वही है, वो थी कंटेंट वैलिडिटी। देन कम क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरियन मतलब वी नीड रिजल्ट अप टू इट, मतलब आपने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि इसका मतलब ये होगा और यही होना चाहिए। जब आप एक पैरामीटर सेट कर देते हो ना अपनी तरफ से, उसको क्राइटेरिया मतलब यही क्राइटेरिया चलेगा, ए का मतलब यही होगा, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो होता है पैरामीटर सेटअप करना। देन कम्स कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट मतलब, कॉन्करेंट मतलब सबके सेम, कि आपके अगर जिस सब्जेक्ट में जैसे 100 में से किसी के 70, 75 वट एवर इट इज़ उतने मार्क्स आए, दूसरा बच्चा है उसके भी एग्जैक्ट सेम आए, वो होती है कंकरेंट वैलिडिटी, रिजल्ट सेम आना, ठीक है जी। नाउ कम डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब एक तरह से कि आपने क्या सिर्फ लोगों के व्यूज़ लिए, हर एक बंदे का क्या अपना एक व्यू था और वही व्यूज़ आपने यूज़ करके एक जनरलाइज आइडिया बना दिया कि इसका कंक्लूजन ये होगा, तो वो होगी डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। समझ आ गया ये भी इजीली, ठीक है। नाउ अब इंटरनल और एक्सटर्नल हमने पढ़े। इंटरनल में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की, और एक्सटर्नल में हमने पढ़ा कि क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन पे किया जाता है, बट पहले रिजल्ट कंक्लूजन करके फिर उसको जनरलाइज वे में क्या किया जाता है, लार्ज पॉपुलेशन पे करा जाता है। देन थ्रेट्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं इसमें जब हम इंटरनल वैलिडिटी करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। हिस्ट्री, जैसे कि आपने कोई भी हिस्टोरिकल टॉपिक ले लिया, उस पर आपने रिसर्च करना है, ठीक है। तो जो हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई, कई बार क्या होता है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो हिस्ट्री में, तो उसके बारे में कुछ और ही लिखा होता है। कई बार फॉर एग्जांपल, मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल ही दे देती हूँ, कई बार हम रामायण में कुछ और पढ़ते हैं, महाभारत में कुछ और पढ़ते हैं, बट अभी जब रिसर्चेज होने लगी तो उन्होंने बोला एक्चुअल में ये रीज़न था ही नहीं, एक्चुअल में उसका पीछे का रीज़न कुछ और ही था, हमें कुछ और दिखाया जाता है। तो मतलब उससे क्या होगा, हमारी रिसर्च में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या एक थ्रेट है, प्रॉब्लम है। देन कम मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब कि आज मैंने किसी पार्टिसिपेंट को पकड़ा, उसके साथ क्या है मतलब मैंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू की कि हाँ ये मेरा पार्टिसिपेंट है। कल को उस पार्टिसिपेंट को कोई और इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसने मेरे पास आके अपने व्यूज़ ही चेंज कर दिए, तो उससे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैचुरेशन मतलब वो मैच्योर हो चुका है। पहले तो जब उसने इंटरव्यू दिया था या इंटरव्यू करके मैं ले रही हूँ, अपना सारा कुछ इकट्ठा कर रही हूँ, डाटा रिसर्च कर रही हूँ मैं इंटरव्यू से, ठीक है। मैंने जब उसका पहले इंटरव्यू लिया, पहले उसके व्यूज़ कुछ और थे, बाद में उसके व्यूज़ पलट गए, तो ये क्या एक प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक प्रॉब्लम और आ सकती है, मोर्टालिटी। कहने का मतलब कि जिस पार्टिसिपेंट को मैंने पकड़ा था इंटरव्यू लेने के लिए, अगर वही टपक गया तो क्या होगा, आपकी रिसर्च वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब किससे इंटरव्यू लोगे, बाई चांस मैं केस स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, कल को अगर उसको कुछ हो जाए तो उससे क्या होगा, मेरा रिसर्च तो सारा ख़त्म हो गया ना, क्योंकि मैंने तो एक पार्टिसिपेंट पे केस स्टडी कर रही थी, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। टेस्टिंग एरर्स में भी एरर्स आ सकते हैं, और पार्टिसिपेंट सिलेक्शन डिपेंड करता है आपने कैसा पार्टिसिपेंट चुना है, ठीक है। थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या प्रॉब्लम आएगी, सैम्पलिंग बायस, वही एज इट इज़ सब कुछ चलेगा। मे बी ऑब्जर्वर बायस हो, सिचुएशनल इफेक्ट, सिचुएशन सही ना हो, मे बी कुछ और प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इन सब वजह से क्या है, आपके प्रॉब्लम आएगी एक्सटर्नल वैलिडिटी चेक करने में। एंड आई होप कि वैलिडिटी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।